हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो आज का जो एग्ज़ाम होगा, देखो आज का जो वीडियो होगा क्लास 10 के लिए होगा। और जो एग्ज़ाम जो होने वाला है क्लास 10 का एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का कब होने वाला है? 12 फरवरी को। कब होने वाला है? 12 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक साथ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन मैच करेगा फाइनल एग्जाम, बहुत क्वेश्चन हाउ बहु क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मेरे दोस्तों एकदम बहुत क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, अंत तक देखिएगा वीडियो। तो पहला चलो क्वेश्चन को चलते हैं मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जर्मेनिया कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखना है कि देखो मारियान कौन थे। देखो मारियान फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी। कौन थी? रूपक थी, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी तिरंगा फिर क्या बोलते हैं, कलगी के साथ दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? क्या बोलते हैं इसको? प्रतीक, गणतंत्र प्रतीक जो लाल टोपी तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया था, है ना। और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। कहाँ पर? सार्वजनिक जहाँ पर चौक होता है वहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, चलो आगे देखिए। मारियान की छवि जो है सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। कहाँ पर अंकित की गई है? तो कहाँ पर? डाक टिकट पर अंकित की गई थी, है ना। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, है ना। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट के सजाया गया, क्योंकि जर्मनी, देखो जर्मनी में जो थी, जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना गया, है ना। ये वाला सटीक आंसर हो जाएगा। तो मारियान कौन थे इसको लिख लीजिएगा, आंसर यहाँ से पूरा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखो सत्याग्रह विचार का क्या मतलब है, उसको हमको चर्चा करना है। यहाँ पर क्या मतलब होता है इसको लिखना। तो याद रखना, उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सत्याग्रह के ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। क्या है? सत्याग्रह के ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, नहीं हो है। चलो इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि मानव के लिए संसाधन की वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसका आंसर अच्छा से याद कर लीजिएगा, रटना नहीं याद, क्वेश्चन को सिर्फ समझने का प्रयास करना है। इसको शॉर्ट में आपको आंसर बनाना है। समझने के बाद क्या होगा, अपने आप आंसर लिख सकते हो एग्जाम में बैठ के, है ना। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्यों? देखो मानव के लिए संसाधन जो होता है क्यों आवश्यक होता है, उसका आंसर लिखना है। तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो मानव के लिए संसाधन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो आगे चलते हैं कि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आकार है। क्या है? समृद्धि का आकार भी है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधे एवं जानवरों पर निर्भर रहता है। बिल्कुल सही। बाद में उनसे क्या होता है, औजारों के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण से सामंजस्य स्थापित किया गया, है ना। फिर क्या बोला उसने यह भी अनुभव किया कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी है। तो लिखते हैं इस प्रकार उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। क्या बन गया? प्राकृतिक संसाधन बन गया। इन संसाधनों में मानव की अर्थव्यवस्था के विकास में आधार का काम क्या किया? आधार का काम किया गया। तो हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि नदियों में बांध क्यों बनाए? देखो नदी में जो होता है, नदी में बड़ा नदी में यहाँ पर बांध क्यों बनाया जाता है, उसको लिखना है। बांध क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर लिख देना है कि नदियों पर बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ना। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी जो है
नदी क्या बोलते हैं, नदी निवेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। देखो नदी पर यदि बांध बनाएंगे तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, अगल बगल में काम आएगा, है ना, पानी वहाँ पर, फिर बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसलिए हम लोग नदी पर बांध बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर जो बोल रहा है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है, उसको लिखना है। देखो सरकार के जो होता है प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है, मुख्य अंग, है ना, उसका लिखना है। तो इसका लिखना है उत्तर, सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग है। पहला विधायिका, कार्यपालिका, और एक तीसरा में क्या होगा, न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको हम वीवीआई दे देंगे, है ना। ये लोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा कि सरकार के प्रमुख कौन कौन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो क्वेश्चन 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए हम लोग राजनीतिक दल क्यों आवश्यक होता है, इसका आंसर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों आवश्यक होता है, तो पहला पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखो राजनीतिक दल जो होता है लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देना है, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या होगा, तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। क्या होगा, निर्दलीय हो जाएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है ना, कड़ी का काम करता है। चलो आगे देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। तो कड़ी का काम करता है, इसको लिखने के बाद देखो कड़ी का काम करता है, उसको आगे लिखना है। उसके नीचे में देखो, इसके नीचे क्या लिखना है, इस प्रकार सरकार बनाने जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 7 के चलते, क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला क्वेश्चन 7 में कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी, इसको लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। क्या था, दोहरे संयोग का अभाव था। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, जिसके पास क्या होगा, उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना कठिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या था, सेक्शन 8 था, है ना, खंड है। अब बनाइए खंड बी का क्वेश्चन देखेंगे ना। क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरी प्रश्न, क्या देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न। 1 मिनट, लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे ना। 1 मिनट पीछे हो गया थोड़ा सा, लघु दीर्घ आ गया। तो देखो लघु में चलेंगे, लघु प्रश्न उत्तर इधर गया क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन 8 में जो दे रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। इसका आंसर क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। तो उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, इसका आंसर लिख देना है। तो 1 मिनट छोटा कर लेते हैं हल्का सा, क्या अर्थ लगाया जाता है। चलो देखते हैं, ठीक है। अब चलो देखिए, इसका आंसर लिख देना है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि 1848 में जब अनेक, एक बड़ा कर लेते हैं, जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विरोध करते हैं, क्या कहते हैं, विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग, उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। क्या था, उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्या करना, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोग के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो, है ना। फिर बोला उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था ना। वे सभी नागरिक को सामाजिक समानता दिलाने के पक्षधर थे, है ना। ये सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में 8-9 में क्या दिया हुआ है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे, तो इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको पिछले वीडियो में बताया था। इस क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था, तो इसका भी आंसर बहुत अच्छा है, इसको याद लीजिएगा मेरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक क्यों बढ़ा, है ना, औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो इसका आंसर लिखना है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कई कारण थे। क्या कारण थे, पॉइंट में पॉइंट लिखना है, क्या कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा
पहला काम में लिखना है पॉइंट में कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया, कैसा उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। क्या उसके बचाव में, अपना बचाव में लग गया था, है ना। अब वो भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया, है ना। चलो खब पॉइंट में लिखना है कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। पूरा विशाल देशी बाजार मिल गया था। ग पॉइंट में लिखना है कि एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसी फौज के लिए वर्दियाँ, क्या बोलते हैं, बूट आदि बनाने, टैंक बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उसमें क्या क्या, उनमें नई जान आ गई। क्या कि नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योगों की क्या होगी, प्रगति होती हुई, है ना, होती हुई। अब इसका देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर जो बोल रहा है, 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिली है, उसको लिखना है ना। तो पहले लिखना है सबसे बड़ी नदी। देखो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन है, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। कहाँ, कौन सी नदी पर है, यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना, देखो यहाँ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछेगा सबसे, देखो ऐसा पूछ सकता है भाखड़ा नांगल परियोजना नदी कहाँ पर बनाई गई है, किस नदी पर, तो याद रखना सतलुज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर हिमाचल, क्या लिखना है, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके लिखना है राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला है। किसको किसको मिला है, जो लिख दिया उसका आ जाएगा, है ना। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। क्या होगा, इसमें जो है कृषि और उद्योगों में क्या होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। फिर बोल रहा है इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से पूरा, यहाँ से 10वां क्वेश्चन, यहाँ से पूरा आंसर यहाँ से लिख देना, आंसर हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में देखो 11 नंबर क्वेश्चन देख चलते हैं 11 नंबर में। तो 11 में जो बोल रहा है यहाँ पर कि कृषि की परिभाषा दी जाए, कृषि किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर बोला कि भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है उसका लिखना है हमको, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो उत्तर लिखना है कि जमीन को जोड़कर कोई भी फसलें उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कृषि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कृषि कहते हैं। कृषि किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, याद रखना कि कृषि किसे बोलते हैं, जमीन को जोड़कर कोई भी फसल उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कृषि कहते हैं। फिर आगे लिखना है भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं हैं। क्या क्या सुविधा है मेरे दोस्त, उसका लिखना है क्या क्या सुविधा है। पहला पॉइंट लिखना है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पर सालों भर तापमान उच्च रहता है। फिर आगे लिखना है यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो सालों भर फसल उगाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में कि भारत के अधिकतर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो भारत के अधिकतर भागों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। फिर बोला है कि जो कि कृषि के दृष्टिकोण से उस सबसे अधिक उपजाऊ और उपयुक्त मृदा है। कौन मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। चलो आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि भारत में सभी प्रकार की जलवायु जैसे कि शीत, वर्षा एवं ग्रीष्म पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करती है। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। ये सब क्या है, क्या बोलते हैं इसको, लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, मतलब हल्का सा लॉन्ग रहेगा। दीर्घ का मतलब क्या, सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन मिलेगा, आने वाला है उसके लिए प्रश्न। 12वां क्वेश्चन क्या हो रहा है कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, उसको लिखना है। फिर बोला इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है, उसको भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूरा डिटेल समझाना है यहाँ पर कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इनमें से कौन कौन से विषय शामिल है उसको भी लिखना है ना। इसका चलो इसका आंसर लिखना है। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
चलो इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है, नहीं इस तरह नहीं हरा कर ले, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो बनाते हैं इसका आंसर। इसका उत्तर लिखना है कि विषयों की ऐसी सूची, देखो विषय का ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। सिंपल सा, समवर्ती सूची किसे कहते हैं मेरे दोस्त? ना वैसा विषयों का ऐसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलता है? राज्य को मिलता है और केंद्र सरकार को मिलता है, दो को मिलता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन देखो, परंतु दोनों सरकारों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं ना, उससे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। अब बताओ इसमें कौन कौन से विषय शामिल है? समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून इत्यादि, है ना। ये सब क्या हुआ? सब किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इसको याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है, इसको आंसर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना। लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक मिनट कलर चेंज हो गया है, एक मिनट कैसे हो गया ऐसा? यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, कहाँ पे? यहाँ पर क्लिक हो गया था। चलो इसे यहाँ पर क्लिक कर देते। तो इसका आंसर लिखना है, हल्का थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है। चलो इससे ठीक है ना। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है, इससे इनके बीच टकराव का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा थोड़ा कम हो जाता है। क्या थोड़ा तो कम हो जाएगा ना, हल्का सा कम हो जाता है। चलो आगे आंसर लिखना है, थोड़ा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूह के बीच के टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ शर्तों पर पूरा करना होता है। आगे लिखना है कि लोकतांत्रिक का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, परंतु बहुमत को सदा ही अल्प मत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधित्व कर सकती है। बिल्कुल सटीक आंसर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि देखो क्वेश्चन 14 में क्या बोला? विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में निम्नलिखित अंतर होता है। क्या निम्नलिखित अंतर है मेरे दोस्त? सर इसका लिखना, पॉइंट लिखना है। पहले लिखना है विदेशी व्यापार, लिख देना है, पॉइंट लिख देना है ना। पहले क्या लिखेंगे? विदेशी व्यापार लिखना है। आपका पॉइंट में लिखना है कि एक देश के उत्पादों या सेवाओं का दूसरे देश के उत्पादों या सेवाओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या विश्व व्यापार में क्या कहता है? एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता है। ख पॉइंट लिखना है कि यह दुनिया के विभिन्न बाजारों को जोड़ता है। क्या दुनिया के विभिन्न बाजारों को जोड़ता है। अब ग पॉइंट में लिखना है कि यह लाभ कमाने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश पर जोर देता है। घ में पॉइंट लिखना है इसमें आयात निर्यात शामिल होता है। इसमें क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों शामिल होता है। अब लिखना है विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है? इसका पॉइंट लिख देना है। तो क पॉइंट लिखना है कि यह एक विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थित कंपनी किए गए निवेश को संदर्भित करता है ना। आगे लिखना है दूसरा पॉइंट में ना, क्या लिखना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ख में पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि इसके परिणाम स्वरूप पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में निवेश होता है। ग में पॉइंट में लिखना है कि यह पूंजी को एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है ना। घ पॉइंट में लिख देना, लास्ट पॉइंट है कि इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना है ना, लंबी अवधि के लिए आय को उत्पन्न करना। देखो खंड सी लास्ट खंड है। अब इसमें क्या होगा? दीर्घ उत्तरीय रहेगा। क्या रहेगा? दीर्घ प्रश्न रहेगा, बड़ा प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलो इससे देखो, ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन बताए हुए थे पिछले वीडियो में। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। हम पहले बता दें ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो आया था 2023 में, है ना। तो महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिख देना है कि 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो देखो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लेकिन लॉन्ग तो इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन लॉन्ग को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन लॉन्ग है तो अगर लंबा रहेगा, थोड़ा समझना है, समझ के आपको लिखना है ना। तो महामंदी की शुरुआत कब हुआ था? 1929 में हुआ था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुआ था। तो 1929 में, है ना।
1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्या कारण थे? पहला पॉइंट कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया, इतना बड़ा भंडार जमा हो गया कि इनका कोई खरीदार ना रहा। इसका खरीदार जो है कोई नहीं बचा, है ना। फिर देखो दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट लिख देना है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। क्या हुआ? कीमत और गिरने लगा। तीसरा पॉइंट में लिखना है, तीसरा में कि संकट से पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, जो घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। क्या होगा? सबसे गाढ़ा संकट खड़ा हो गया। क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ मेरे दोस्त कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। देखो भारत में जो अनेक प्रकार का सड़क पाया था उसको हमको अच्छा से क्या बोलते हैं, इसको अच्छा से आंसर लिखना है, अच्छा से वो प्रचार में बताना है क्या उसका, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका विभिन्न प्रकार का उसको विस्तृत रूप से आंसर देना है पूरा अच्छा से जाके, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कें निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखना है, पहला में कि राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला में क्या लिखा? राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या कहता है? विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह नहीं, इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सॉरी एक मिनट, क्या बोल रहे, वाराणसी जबलपुर, है ना। देखो यहाँ पर कब 2369 किलोमीटर की लंबाई में वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं भदोही होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, महामंदी वाला ये सड़क वाला को अच्छा से कवर कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देशों का सबसे बड़ा राजमार्ग है ना, सबसे बड़ा 7 देशों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना किलोमीटर दूर? 2369 किलोमीटर की लंबाई वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं भदोही होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी देख रेख का दायित्व केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार पर है, याद रखना। अब दूसरा में लिखना है कि राज्य राजमार्ग। यह राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। इसका दायित्व किसका होता है? राज्य सरकार पर होता है। किसका होता है? राज्य सरकार पर होती है। तीसरा में लिख देना है जिला सड़कें। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ती है। फिर लिखना है देश में कुल 14%, कितना परसेंट? 14% सड़कें है ना। चौथा में लिखना है कि ग्रामीण सड़कें। यह सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ती है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 17 नंबर में कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। मैंने लोकतंत्र में सफलता पाना है तो क्या क्या 4 आवश्यक शर्त होता है उसको वर्णन करना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। पहला हमें 4 को लिखने वाला तो 4 लिखना है कि जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अतः जनता को जागरूक करने के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए। अब दूसरा में लिखना है कि आर्थिक तथा राजनीतिक समानता द्वारा भी श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए सभी तरह के नागरिकों को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों और निर्णय में पारदर्शिता लाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिख देना है, तीसरा गुण में क्या लिख देना है, इसको यह छोटा करें यहाँ पर इस तरह से, चलो हो गया।
अब देखो तीसरा में लिख देना है कि सामाजिक एकता एकजुटता के द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें सामाजिक एकता को बल दिया जा सकता है जिससे सभी एक उद्देश्य के लिए कार्य करें, है ना। अब लास्ट पॉइंट लिखना है चौथा गुण में कि चौथा शर्त क्या होता है कि शांति और व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। सफलता, शांति चाहिए, है ना, व्यवस्था चाहिए। अब क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो उसका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रित स्थापित करती है। तो पहला पॉइंट लिख देना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, विशेष रूप से जहां पर बाजार नज़दीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध हो, है ना। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन पर प्रसार करती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है चौथा पॉइंट में, लास्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है जिन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन के आइकन को ऑल पर रख लीजिएगा, क्योंकि देखो जब तक 10 क्लास से एग्जाम खत्म नहीं होगा आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो। 19 क्वेश्चन में क्या दिया कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्र दर्शाए, है ना। देखो बताना कि दिए गए यहाँ मानचित्र दिया हुआ है भारत के रेखा मानचित्र पर, है ना, कोयला निक्षेप 3 प्रमुख, जहाँ कहाँ पर कोयला उत्पन्न किया जाता है वहाँ उसको 3 को बताना है। 3 क्षेत्र का नाम बताना जहाँ पर कोयला प्रमुख क्षेत्र है, कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र उसको लिखना है। देखो इसके बाद हम जैसे इसका वीडियो आएगा उसके लिए बता देंगे उसमें कि कोयला कहाँ जितना डायग्राम से क्वेश्चन पूछने वाला। देखो आप लोग का एग्जाम में जो होगा ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, मानचित्र दर्शाने के लिए देगा। जो कितना क्वेश्चन, देखो मानचित्र पे कुछ लिखना उखना कुछ नहीं है, लेकिन आपको 5 नंबर दिया जाएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2-3 को शब्द लिख देना है, आपका 5 नंबर बन गया। और देखो इसमें क्या होगा, देखो इतना लंबा लिखे, इसके इतना लंबा लिखना पड़ेगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इतना लंबा लिखेंगे तब तो 5 नंबर मिलेगा। तो आपको देखो लास्ट क्वेश्चन मिलता है, एक डायग्राम मिलता है, डायग्राम मानचित्र वाला, उसमें कुछ नहीं लिखना है, एक थोड़ा नहीं लिखना है, खाली 1-2-3 शब्द लिख देना है, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। बस इतना ही करना है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन वाला है, डायग्राम वाला, मानचित्र वाला, उसका क्वेश्चन अच्छा से कवर कर लीजिएगा। उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, इसके बाद ही अपलोड कर देंगे। आप मानचित्र वाला उसको देख लीजिएगा मेरे दोस्त, उसको देखने के लिए नहीं छोड़िएगा, है ना। उसको देखो मानचित्र से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा और अच्छा से बता देंगे। जो मानचित्र जितना सारा क्वेश्चन वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे, जितना बताएंगे मानचित्र वाला उसको अच्छा से कवर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखना है कहाँ कहाँ का कोयला उत्पादन किया जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड में लोग कोयला उत्पादन करते हैं और मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। तो झारखंड में कहाँ करते हैं? झरिया में। मध्य प्रदेश कहाँ पर? सिंगरौली में। और उड़ीसा में कहाँ? तालचेर में, है ना। इसका सटीक आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। लव यू दोस्तों। नेक्स्ट लगा वंदे मातरम। थैंक यू।